हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ते हैं इंटरनेशनल लॉ। और इंटरनेशनल लॉ में आज हम पढ़ेंगे एक्स्ट्राडिक्शन यानी कि प्रत्यर्पण। प्रत्यर्पण एक्स्ट्राडिक्शन का अर्थ है अपराधी का परिधान। इसका अर्थ है अपराधी का परिधान। एक्स्ट्राडिक्शन में कोई एक व्यक्ति यानी कि प्रत्यर्पण क्या होता है, इसकी डेफिनेशन क्या है, सबसे पहले हम उसको देखते हैं। उसमें एसेंशियल कंडीशंस क्या है वो देखते हैं। तो प्रत्यर्पण क्या होता है? किसी एक व्यक्ति के द्वारा एक देश में अपराध करके ए के द्वारा इंडिया में अपराध करके इंग्लैंड में भाग जाना, ए के द्वारा इंडिया में अपराध करके इंग्लैंड में भाग जाना, इंग्लैंड में जो भाग जाना है, और उसके बाद में इंडिया के द्वारा उस इंग्लैंड में भागे गए इस ए को वापस मंगवाना कि आप हमारे अपराधी को सौंप दीजिए क्योंकि उसने एक अपराध हमारे देश में किया है और वो अपराध करके वो भाग गया है। ताजा ताजा उदाहरण नीरव मोदी का रहा, विजय माल्या रहे, जिन्होंने भारत में फ्रॉड किया और वो बाद में यहां से भाग गए। तो ये जो वापस मंगवाने की क्रिया है यही होती है प्रत्यर्पण। इंटरनेशनल लॉ में कहीं पर भी ये नहीं है कि जो देश अंतरराष्ट्रीय समुदाय का सदस्य होगा वो प्रत्यर्पण का जो एक्स्ट्राडिक्शन है उस रूल को मानेगा, ऐसा कहीं पर भी नहीं लिखा है। प्रत्यर्पण एक्स्ट्राडिक्शन जो है वो तब होता है जब दो देश आपस में मिलके उस प्रत्यर्पण संधि पर अगर उनके हस्ताक्षर होते हैं, यानी उन दोनों ने आपस में ऐसी कोई ट्रीटी कर रखी होती है कि अगर मेरे देश में कोई अपराध करके अगर कोई अपराधी आपके देश में भाग जाएगा तो उस वक्त आप उस अपराधी को हमें सौंप देंगे, और अगर ऐसा ही आपके देश का कोई अपराधी अगर अपराध करके हमारे देश में आ गया तो हम उसको सौंप देंगे। तो ये जो एक्स्ट्राडिक्शन है एक संधि से उत्पन्न होती है। दोनों जो कंट्रीज हैं वो आपस में अगर उनकी ट्रीटी है, कोई ऐसा एग्रीमेंट है, तभी वह प्रत्यर्पण एक दूसरे देश को करते हैं। अदरवाइज कहीं पर भी ऐसा बाउंडेशन नहीं है कि जो अंतरराष्ट्रीय समुदाय का सदस्य होगा वो एक्स्ट्राडिक्शन करेगा ही करेगा। तो अब हम ओपेनहाइम की एक डेफिनेशन को देख लेते हैं, जिसमें उन्होंने कहा है कि कोई व्यक्ति जो किसी देश में अपराध करके चला जाता है, जो या तो अपराधी है जिसने अपराध किया है या सिद्ध दोष है, यानी कि जो अपराधी घोषित किया जा चुका है, ट्रायल होने के बाद में घोषित किया जा चुका है, उस देश में जहां वह भाग जाता है उस देश से अपने देश में उसे वापस मंगवाना ही प्रत्यर्पण है। प्रत्यर्पण यानी कि अपराधी का परिधान, फरारी को वापस लाना, जो फरार व्यक्ति है उसको वापस अपने देश में लाना। एक्स्ट्राडिक्शन की जो एसेंशियल कंडीशंस है उसमें क्या होगा? एक अपराधी होगा। सबसे बड़ी बात है कि उसमें एक, सबसे पहले तो वो होगा एक अपराधी होगा, क्योंकि अपराधी होगा तभी तो वो भागेगा ना। दूसरा, किसी देश में अपराध करके, किसी देश में अपराध करके। थर्ड पॉइंट, अन्य देश में भागना। और फिर फोर्थ पॉइंट क्या आ गया आपका? वहां से उसको वापस मंगवाना। और कैसे मंगवाना है? संधि या
कोई करार द्वारा। तो ये इसकी एसेंशियल कंडीशंस होगी। क्या क्या आवश्यक शर्तें होगी प्रत्यर्पण में? कि एक अपराधी होगा, अपराधी ऐसा होगा जो एक देश में अपराध करेगा, किसी पर्टिकुलर कंट्री में अपराध करेगा, उस देश में अपराध करके वह व्यक्ति जो उस देश का नागरिक है, अपराध करके वह व्यक्ति किसी दूसरे देश में भाग जाएगा और वहां जाके छिप जाएगा। वहां पर छिपने के बाद में व्यक्ति वहां जाके क्यों छिपेगा? ताकि उसे सजा ना मिले। तो वहां के जाके अगर छिप जाएगा तो उस व्यक्ति को जो वहां जाके छिप गया है, फरार हो गया है देश को छोड़कर, उस देश से वापस मंगवाना। क्यों मंगवाना? सजा मिल सके उसको। उस देश से वापस मंगवाना। और मंगवाने की प्रक्रिया क्या रहेगी? एक ट्रीटीज, कोई ट्रीटी होगी या कोई करार होगा, कुछ एग्रीमेंट ऐसे बनेंगे जिसमें ये होगा कि हमारे देश का अपराधी आपके देश में भाग गया है तो उसको वापस भेजने की प्रोसेस लगातार जारी की जाए, यानी कि उसको वापस हमें सौंप दिया जाए। तो ये है आपके एक्स्ट्राडिशन की एसेंशियल कंडीशंस। अब हम देखते हैं कि एक्स्ट्राडिशन की जरूरत क्यों पड़ती है, उसके उद्देश्य क्या है, मोटिव क्या है, क्यों लेकर आए हैं हम उसको। तो उसका देखते हैं सबसे पहला पॉइंट। दूसरे देश में आपराधिकता की कमी या तकनीकी नियम के कारण दंडित या अभियोजित नहीं किया जा सकता। अब एक व्यक्ति है जो अपराध करके किसी दूसरे देश में भाग गया है। जब जिस देश में उसने अपराध किया है वो तो उसे दंडित करेगा ही, पर जहां वो भागा है वहां वो दंडित कैसे करेंगे? नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि वहां अधिकारिता की कमी रहेगी। तकनीकी नियमों के कारण भी वो उसको दंडित नहीं कर सकते। तो उसको जब दूसरा देश दंडित नहीं कर सकता, क्योंकि वहां जब उसने अपराध ही नहीं किया है, किस कंडीशन में अपराध किया है, क्यों किया है, क्या अपराध किया है, वहां सबूत है, वो सब कुछ देखते हुए जो दूसरा देश है वो उसे अभियोजित नहीं कर सकता। तो उस तकनीकी कमी को पूरा करने के लिए उस देश में उसे वापस लाया जाता है जिस देश में उसने अपराध कारित किया है। तो ये है इसका सबसे पहला मोटिव। सेकंड पर आते हैं हम, एक चेतावनी। चेतावनी क्या है? कि अन्य राज्य में भागकर वह दंड से नहीं बच सकता। कोई अपराधी दंड करके एक अपराध करके किसी कंट्री के अंदर और दूसरे देश में किस लिए भागता है? ये सोचकर भागता है कि चलो एक्ट तो मैं कर चुका है, यहाँ पे क्राइम तो मैं कमिट कर चुका हूं यहाँ पर, अब इसके दंड से, इसके पनिशमेंट से बचने के लिए मैं किसी दूसरे देश में भाग जाता हूं और कोई भी दूसरा देश मुझे उसको नहीं सौंपेगा। क्यों? क्योंकि ये उसके नियमों के खिलाफ होता है। कोई व्यक्ति अगर शरण में आया है तो उसको नहीं सौंपेगा। वहां उसके अपनी खुद की पावर होती है, अपने देश की खुद की पावर होती है कि वह अपने देश में आए व्यक्ति को ना सौंपे, वो उसकी इच्छा पर निर्भर करती है। तो यहाँ पर प्रत्यर्पण एक्स्ट्राडिशन को इसलिए लाया गया क्योंकि कोई भी व्यक्ति ऐसा ना सोचे, ये चेतावनी दी गई है कि तुम कोई अपराध करोगे और दंड लेने से बचने के लिए किसी दूसरे देश में भाग जाओगे, तो ये रूल नहीं चलेगा, ये नहीं चलेगा। इसलिए एक्स्ट्राडिशन को लेकर आए। थर्ड पॉइंट आपका राज्य क्षेत्रीय राज्य हित। राज्य क्षेत्रीय राज्य हित की सुरक्षा करता है। राज्य अंतरराष्ट्रीय अपराधियों का स्थान बन जाएगा। अब मान के चलिए कि कोई अपराधी अपराध करके दूसरे देश में चला गया, और वो देश अगर उसे वापस नहीं सौंपेगा तो उस देश को क्या मान लिया जाएगा? वो अपराधियों का कुल मिला के एक अड्डा बन जाएगा। हर अपराधी अपराध करेगा दूसरे देश में और उस देश में आके छिप जाएगा, जो कि प्रत्यर्पण करता ही नहीं है, क्योंकि उसे उन सब अपराधियों को ये लगने लगेगा कि ये देश जब हमें सौंपेगा नहीं तो हम सेफ हैं अपनी जगह। तो वो क्या हो जाएगा? वो देश
अंतरराष्ट्रीय अपराधियों का एक स्थान बन जाएगा। इसलिए उस अपराधी को वापस सौंपना उस राज्य के स्वयं के भी हित में होता है, ताकि कोई भी अन्य अपराधी उस देश में आके बार बार ना छुपे और उसकी सुरक्षा को हानि ना पहुंचे। क्योंकि अगर कोई अपराधी आएगा और बार बार अपराधी आएंगे, वो आपराधिक प्रवृत्ति के तो होंगे ही, और इससे उस देश में भी सुरक्षा को हानि पहुंचती है जहां पे वे अपराधी आके छिपते हैं। इसलिए प्रत्यर्पण होना आवश्यक है और ये इसका मोटिव है। फोर्थ पॉइंट है आपका, प्रत्यर्पण पारस्परिकता पर आधारित है। पारस्परिकता पर आधारित मतलब आज मेरे देश में अपराध हुआ है और मेरे देश का अपराधी भागकर एक्स कंट्री में चला गया है, तो आज मैंने उस एक्स कंट्री से अपना अपराधी वापस मांगा कि आप मुझे उसे वापस कीजिए क्योंकि उसने मेरे देश में अपराध किया है। कल को एक्स देश में कोई अपराध करके कोई अपराधी अगर मेरे देश में आ जाता है तो एक्स कंट्री भी डिमांड कर सकता है कि आज मेरे देश का अपराधी, मेरे कंट्री का क्रिमिनल आपके कंट्री में आया है तो आप भी मुझे उसे सौंप दो। तो ये एक्सचेंज वाला है जो कि पारस्परिक सहयोग से ये कार्य होता है, पारस्परिकता पर आधारित ये कार्य है। आज मैंने आपका अपराधी सौंपा है तो कल को अगर मेरे देश में कोई अपराध कमिट होता है तो आप भी उसको वापस सौंप दीजिए। फोर्थ पॉइंट आपका, अंतरराष्ट्रीय प्रकृति की सामाजिक समस्याओं को हल करने में अंतरराष्ट्रीय सहयोग की प्रकृति की ओर एक कदम है। ये है कि इंटरनेशनल में जो अंतरराष्ट्रीय प्रकृति की सामाजिक समस्याओं, ये एक सामाजिक समस्या है। अपराधियों का इधर उधर भागना ये एक सामाजिक समस्या है क्योंकि इससे दूसरे देशों में भी वही अपराध बढ़ते हैं। क्रिमिनल ही रहेगा, चाहे वो इस कंट्री में हो चाहे वह किसी दूसरे देश में हो, तो उसकी प्रवृत्ति भी वही रहेगी। तो उस प्रवृत्ति से बचने के लिए, उस सामाजिक समस्याओं को हल करने के लिए ये एक सहयोग है इंटरनेशनल के ऊपर, इंटरनेशनल रूप में ये एक सहयोग है कि आज आप हमारा सहयोग कर रहे हैं तो कल को वो उनका सहयोग करेंगे। तो इंटरनेशनल, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ये एक सहयोग होगा सभी देशों का एक दूसरे के साथ में, इसलिए ये प्रत्यर्पण का एक मोटिव है। 6 पॉइंट है आपका, जिस राज्य में अपराध हुआ है वहां साक्ष्य स्वतंत्रता पूर्वक प्राप्त होते हैं। सबसे बड़ी बात है, अगर मेरे देश में कोई अपराध होता है और वो एक्स देश में भाग जाता है तो एक्स कंट्री उसको कैसे पनिश करेगा? ना तो उसके पास कोई एविडेंस है, ना वो प्लेस होगा जहां वो अपराध हुआ है, किस व्यक्ति के साथ अपराध हुआ है, कौन सा अपराध हुआ है। जब उस कंट्री को उन चीजों का नहीं पता तो वो किस बेस पर उसको दंडित करेंगे, तो वहां पे पनिशमेंट नहीं मिल पाती है साक्ष्यों के, एविडेंस के अभाव में। इसलिए प्रॉपर एविडेंस मिले उस कंट्री में ही मिल सकते हैं जहां पे वो अपराध हुआ है, तो उसको वापस सौंपना ही एकमात्र उसका उपाय होता है। तो इसलिए ये भी एक प्रत्यर्पण का बहुत बड़ा उद्देश्य है। तो अभी हमने देखे हैं कि एक्स्ट्रैडिशन क्या है, उसके मोटिव क्या है और उसके एसेंशियल एलिमेंट्स क्या हैं। अब हम पढ़ते हैं विद केस इन लॉ कि कहां एक्स्ट्रैडिशन होगा और कहां नहीं होगा। तो प्लीज आप इसके मोटिव है वो नोट डाउन कीजिए। चलिए अब हम देखते हैं कि एक्स्ट्रैडिशन के रूल्स कौन कौन से होते हैं। एक्स्ट्रैडिशन यानी कि प्रत्यर्पण कब कब होगा और उसको करने के क्या क्या नियम होंगे। तो सबसे पहला आपका नियम क्या है कि राजनीतिक अपराधियों का प्रत्यर्पण नहीं होगा। जो राजनीतिक अपराधी हैं उनका कभी भी प्रत्यर्पण नहीं होता है। पहला केस री कॉन्स्टिट्यूनी 1891 का ये मामला है। तो राजनीतिक अपराधी क्या होता है?
राजनीतिक अपराधी वह अपराधी होंगे जो किसी देश में दो गुटों में, 2 गुट या 3 गुट जो भी हैं, जो राजनीतिक रूप से गुट हैं और सत्ता प्राप्त करने के लिए संघर्षरत हैं, और उस सत्ता प्राप्त करने के दौरान अगर उन्होंने कोई क्राइम कमिट किया है तो वे राजनीतिक अपराधी माने जाएंगे। सॉरी। तो इस मामले में क्या हुआ था कि स्विट्जरलैंड में राजनीतिक गुटों में सत्ता प्राप्त करने के लिए संघर्ष हुआ और वहां पर ये व्यक्ति एक हत्या करके इंग्लैंड भाग गया। तो इस व्यक्ति को इंग्लैंड ने सौंपने से मना कर दिया। क्यों? क्योंकि वह एक राजनीतिक अपराधी है और राजनीतिक अपराधी को सौंपना एक्स्ट्राडिशन में नहीं आता, ये इसके रूल्स के अगेंस्ट है। राजनीतिक अपराधी क्योंकि वहां पे वो सत्ता के लिए संघर्ष था और उस संघर्ष के दौरान ही उस व्यक्ति ने किसी की हत्या की थी, तो इंग्लैंड ने उसे नहीं सौंपा। ये है राजनीतिक अपराधी। अब थोड़ा दूसरा केस देखते हैं। रीमैन्योर 1894 का ये मामला है। इस मामले में इस व्यक्ति ने पेरिस के अंदर एक पब्लिक प्लेस पे ब्लास्ट कर दिया, बॉम्ब ब्लास्ट किया, जिससे बहुत सारे लोग मारे गए और यह व्यक्ति वहां पर ये घटना करके, ये अपराध करके इंग्लैंड भाग गया। जब इसकी डिमांड की गई वापस, तो इसका ये कहना था कि वह राजनीतिक अपराधी है, इसलिए उसको सौंपना उचित नहीं है, ये प्रत्यर्पण के खिलाफ है। तब इंग्लैंड ने ये डिसीजन दिया कि ऐसा नहीं है, तुमने ये जो कार्य किया है ये जन सामान्य के प्रति था, ना कि राजनीतिक अपराध था। तो ये यहाँ पे राजनीतिक अपराध नहीं माना गया और इसको वापस सौंप दिया गया। ये राजनीतिक अपराधी नहीं था। राजनीतिक अपराधी जैसा मैंने बताया तब ही होगा जब दो गुटों में सत्ता प्राप्त करने के लिए कोई संघर्ष है और संघर्ष के दौरान कोई अपराध होता है। यहाँ पर सत्ता प्राप्त करने के लिए संघर्ष ना होते हुए पब्लिक प्लेस पे जन सामान्य को नुकसान पहुंचाया गया, जो कि राजनीतिक अपराधियों की श्रेणी में नहीं आता है। तो ये हो गया राजनीतिक अपराधी। अब आते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट पे हमारे, और वो है सैनिक अपराधियों का प्रत्यर्पण नहीं होगा। जो सैनिक अपराधी है उसका भी प्रत्यर्पण नहीं होगा। अब यहाँ सैनिक का भी दो भागों में है कि एक तो वो जो विनिर्दिष्ट रूप से, एक्चुअल रूप से जो सैनिक का कोई कार्य कर रहा था, सैन्य कार्यों के दौरान अगर वो भाग जाता है तो उसका प्रत्यर्पण नहीं होगा। परंतु अगर उसने सैन्य रूप से बाहर निकलकर जन सामान्य का जनसंहार किया है तो वह सैन्य अपराधी की श्रेणी में नहीं आएगा और उसका प्रत्यर्पण किया जा सकता है। सैनिक अपराधियों का प्रत्यर्पण नहीं होगा, इसमें एक मामला है, वो है वीर सावरकर का मामला। थर्ड पॉइंट पे आते हैं हम, धार्मिक अपराधियों का भी प्रत्यर्पण नहीं होगा। धार्मिक अपराधी जो भी होंगे उन अपराधियों का कभी प्रत्यर्पण नहीं होगा, जिसका बहुत ही लाइव एग्जांपल है आपके सामने दलाई लामा, जो कि चाइना से भाग गए। वहां पर उन्होंने जो सत्ताधारी पार्टी थी उसका विरोध लंबे समय तक जारी रखा, तो चाइना सरकार ने उसको पकड़ने के लिए ऑर्डर निकाल दी और वो वहां से भागकर भारत में छिप गए। भारत से जब उसकी डिमांड की गई कि आप दलाई लामा को सौंप दीजिए, तो भारत ने उसे सौंपने से मना कर दिया। क्यों मना कर दिया? क्योंकि यह धार्मिक अपराधी है और इसी कारण से भारत और चाइना के बीच में कटु संबंध भी बने हैं। तो कभी भी धार्मिक अपराधियों का भी प्रत्यर्पण नहीं होता है और इसका केस है आपका दलाई लामा का। फोर्थ पॉइंट पे आते हैं, दोहरी आपराधिकता का सिद्धांत। दोहरी आपराधिकता का मतलब क्या है? जिस देश में उसने अपराध किया है, जैसे मान लीजिए उसने भारत में अपराध किया है, तो वही अपराध जिस देश में वो भागा है वहां पे भी अपराध होना चाहिए।
अगर यहाँ चोरी की है और इंग्लैंड जाता है तो इंग्लैंड में भी चोरी एक अपराध होना चाहिए। जो यहाँ पे किया है वहां पर भी वो अपराध होना चाहिए। अगर वह अपराध वहां नहीं है तो उसका प्रत्यर्पण नहीं होगा। आज अडल्ट्री को हटा दिया गया है आईपीसी से, जबकि पहले अडल्ट्री भारत में अपराध था पर इंग्लैंड में अपराध नहीं था। तो अगर मान लीजिए वैसा अपराध करके कोई व्यक्ति अगर भाग जाता है, इंग्लैंड भाग जाता है, तो उसका प्रत्यर्पण नहीं होगा, क्योंकि वो भारत में तो अपराध है परंतु इंग्लैंड में अपराध नहीं है। तो जिस देश में अपराध हुआ है और जिस देश में वो भागा है, दोनों जगह जो अपराध किया गया है वह अपराध होना चाहिए। दोनों देशों में वह अपराध होना चाहिए। यही दोहरी आपराधिकता का सिद्धांत होता है। अब आपका आता है विशिष्टता का नियम। तो विशिष्टता का नियम क्या है? विशिष्टता का नियम है कि जिस अपराध के लिए उस व्यक्ति का प्रत्यर्पण मांगा जा रहा है, अगर कोई व्यक्ति हत्या करके, भारत में हत्या करके दूसरे देश में भाग जाता है, किसी भी देश में भाग जाता है, तो उस देश से जब उसे मंगवाया जा रहा है किस बेस पे कि इसने यहाँ पर हत्या की है, तो यहाँ पर हत्या अपराध ही सुना जाएगा। ऐसा नहीं है कि वहां से मंगवाया तो हत्या कह के था कि उसने हत्या की है और भारत में आके उसके बाद में उसे चोरी के लिए या फॉर्जरी के लिए या किसी मैटर के लिए उस पे केस चलाया। तो विशिष्टता का अर्थ यह है कि जिस अपराध के लिए उसका प्रत्यर्पण मांगा जा रहा है उसी अपराध की सुनवाई की जाएगी, उसी अपराध के लिए उसे दोषी करार दिया जाएगा, किसी दूसरे अपराध के लिए नहीं। इसमें एक केस है यूएस वर्सेस राउजर 1886 का ये मामला है। अब आता है नेक्स्ट पॉइंट आपका प्रथम दृष्टया साक्ष्य। प्रथम दृष्टया साक्ष्य का क्या अर्थ है? प्रथम दृष्टया साक्ष्य का मतलब ये है कि जैसे ही देखते ही दूसरे देश को पता चल जाए कि वाकई में इसने अपराध किया है। यह नियम इसलिए लेकर आए हैं कि जबरदस्ती या कोई भी कपटपूर्ण रूप से किसी व्यक्ति का प्रत्यर्पण ना मांगे। कोई भी देश धोखे से, फ्रॉड करके या किसी भी प्रकार का कपट करके किसी व्यक्ति की डिमांड नहीं करे। उसको देखने से, पहले दृष्टि में ही देखने से लग जाए कि वाकई में इसने अपराध किया है और इस अपराध के लिए उसे सौंपना उचित है। तो ये है इसके कुछ नियम। अभी इसके नियम और भी बाकी हैं, तो आप सबसे पहले इनको नोट डाउन कीजिए, फिर हम और देखते हैं। आइए, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा 7th नंबर, जो इसका रूल्स है एक्स्ट्राडिशन का। उसमें क्या है कि प्रत्यर्पण में औपचारिक प्रार्थना होनी जरूरी है और उन औपचारिक शर्तों की पूर्ति होना भी आवश्यक है। जो प्रत्यर्पण संधि में जो भी औपचारिकताएं हैं, प्रत्यर्पण करने में, एक्स्ट्राडिशन करने में जो जो आवश्यकताएं हैं, उन आवश्यकताओं की पूर्ति आवश्यक है तथा औपचारिक प्रार्थना करनी भी जरूरी है। ये प्रार्थना करनी है कि हमें वह व्यक्ति सौंप दिया जाए। नेक्स्ट पॉइंट है द्विपक्षीय संधि। मैंने आपको अभी बताया था कि कहीं पर भी ये रूल नहीं है इंटरनेशनल लॉ में कि जो अंतरराष्ट्रीय स्तर का सदस्य होगा देश, वो प्रत्यर्पण करेगा ही करेगा। ये कहाँ अप्लाई होगा? दो देश मिलकर ही इस चीज पर ट्रीटी कर सकते हैं, संधि कर सकते हैं कि जब भी कोई अपराध होगा तो हमारा अपराधी आप हमें सौंपेंगे और अगर आपका कोई अपराधी होगा तो वो हम आपको सौंप देंगे। नेक्स्ट, अपराध गंभीर प्रकृति का होना चाहिए। गंभीर प्रकृति का अगर कोई अपराध होगा तभी प्रत्यर्पण किया जाएगा। अगर ये लगता है कि अपराध इतना तुच्छ प्रवृत्ति का है तो वहां प्रत्यर्पण की आवश्यकता नहीं है, तो वहां प्रत्यर्पण नहीं होगा। नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं हम। अपराध का
प्रत्यर्पण संधि उल्लिखित होनी चाहिए। मैंने आपको जैसे बताया यहाँ संधि होनी चाहिए और संधि में ये चीज लिखी होनी चाहिए। प्रत्यर्पण के बारे में उस ट्रीटी में लिखा होना चाहिए कि इस तरीके से प्रत्यर्पण होगा, उसमें क्या क्या शर्तें होगी, कौन कौन सी कंडीशन होगी और कौन सी नहीं होगी। केवल करार नहीं होना चाहिए, औपचारिक संधि होनी आवश्यक है। एक एग्रीमेंट नहीं बल्कि एक्स्ट्राडिशन करने के लिए प्रॉपर रूप से एक औपचारिक संधि होनी भी जरूरी है। एक संधि होनी जरूरी है। केवल मात्र कह देने से, करार करने से वह संधि नहीं बन जाती और वहां प्रत्यर्पण भी नहीं होगा। तो वहां पर एक औपचारिक संधि होनी आवश्यक है। और इसका ये मामला है ताराशोक प्रत्यर्पण 1963 का ये मामला है कि केवल करार नहीं बल्कि औपचारिक संधि भी होनी आवश्यक है। नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका, विदेशों में कारित किए गए अपराध के लिए विदेशी राष्ट्रीयकों का प्रत्यर्पण। ये मामले कैसे होते हैं? जैसे कि भारत में कोई अपराध हुआ है परंतु वो व्यक्ति भारत में अपराध करके भागा नहीं है, बल्कि कहीं और से ही उसने भारत में अपराध करवा दिया। उदाहरण के लिए ताज होटल का जो हमला था, आप उसको ले सकते हो। वो व्यक्ति बाहर से आए, अपराध करके चले गए और उसको होल्ड करने वाले देश के बाहर के व्यक्ति थे। तो अब उन व्यक्तियों पर प्रत्यर्पण कैसे होगा? उन व्यक्तियों का प्रत्यर्पण कैसे होगा? तो वहां पर भी संधि होती है। कुछ कंट्रीज ये मानते हैं कि उनका प्रत्यर्पण कर देना चाहिए और कुछ कंट्रीज नहीं मानते हैं। एग्जाम्पल शायद मुझे देने की आवश्यकता नहीं है। तो विदेशों में कारित किए गए अपराध के लिए विदेशी राष्ट्रीयकों का प्रत्यर्पण किया जाता है। अगर किसी विदेशी व्यक्ति ने देश में आकर अपराध किया है तो वही देश उसको अपराधी मानेगा और वही देश उस अपराध के लिए उसे दंड भी देगा। इस पर दो केस है। रेक्स वर्सेस गॉडफ्रे 1928 का ये मामला है। सेकंड, मुबारक अली वर्सेस बॉम्बे राज्य AIR 1957 का ये मामला है। इसमें विदेशी व्यक्ति थे जिन्होंने भारत में अपराध किया मुबारक अली वाले मामले में, और उसको वहां से यहां बुलाया गया। तो ये वे व्यक्ति होते हैं जो भारत में ना होकर दूर बैठकर वहां पे उस देश में अपराध कारित करते हैं। तो वह देश जहां पे अपराध घटित हुआ है, उस देश से जहां के वे व्यक्ति हैं वहां से उनको बुला लेते हैं। बहुत से देश मैंने जैसे बताया कि ऐसा नहीं करते हैं, क्योंकि अपने नागरिकों को सौंपना उनके नियमों के खिलाफ है। वो उसको उचित नहीं मानते कि हम अपने नागरिकों को किसी दूसरे देश को क्यों सौंपे, उसको दंडित करने के लिए। चलिए नेक्स्ट मामला आता है हमारा वित्तीय प्रकृति के अपराधों के लिए प्रत्यर्पण। इसमें दो अभी आपके बर्निंग मामले हैं, विजय माल्या का और नीरव मोदी का मामला। तो जो फाइनेंशियल जो कि अपराध किए जाते हैं, वित्तीय प्रकृति के जो अपराध किए जाते हैं, उन अपराधों के लिए अभी तक कोई भी प्रॉपर व्यवस्था नहीं की गई है और कुछ देश इस मामलों में न्यूट्रल हैं, तटस्थ हैं। तो उनकी तटस्थता ये दिखाती है कि इस तरीके से तो अपराध वो फॉर्जरी या जो फाइनेंशियली जो भी अपराध है वो करेंगे और दूसरे देश में भाग जाएंगे। अभी तक इनका प्रत्यर्पण नहीं किया गया है और ना ही कोई प्रॉपर, मैंने जैसा बताया, कोई उसका अभी
व्यवस्था भी कर रखी है। तो ये है हमारे प्रत्यर्पण के जो रूल्स हैं वो हमने आज देखे हैं। तो हमने 13 रूल देख लिए हैं इसके। प्रत्यर्पण के मामले में भारतीय प्रत्यर्पण अधिनियम भी बना हुआ है जो 1963 का है। उसके अंदर भी प्रत्यर्पण करने के जो जो रूल्स हैं वो भारतीय प्रत्यर्पण अधिनियम ये 1963 का है ये अधिनियम। इसमें प्रत्यर्पण के जितने भी रूल्स हैं वो रूल बताए हुए हैं कि किस किस बेस पे प्रत्यर्पण होगा, कौन सा नहीं होगा, और वो रूल अभी जो हमने पढ़े वही हैं, उसी टाइप से ही हैं। अब हम देखते हैं कि प्रत्यर्पण और निष्कासन, किसी को बुलाना और निष्कासन यानी कि किसी को निकाल देना, इन दोनों में क्या अंतर है। तो प्रत्येक देश को ये राइट है कि वह किसी भी विदेशी नागरिक को अपने देश से निकाल सकता है, और भारत के संविधान में भी ऐसा कहीं बाउंड नहीं है कि आप विदेशी नागरिक को यहाँ पे बैठा के रखो। वो चाहे तो उसे अपने देश से निकाल सकता है। तो प्रत्यर्पण का किसी क्रिमिनल को बुलाने से है, और निष्कासन का अपने देश की सुरक्षा के लिए उस नागरिकों को अपने देश से बाहर निकाल देना। ये इनमें मोटा अंतर है। निष्कासन अपने देश से बाहर निकालना है, और प्रत्यर्पण यानी कि किसी दूसरे देश को अगर सौंपा है तो सौंपना है, और अगर कहीं से बुलवाना है तो प्रत्यर्पण करके बुलवाना है। आज का टॉपिक हमारा एक्स्ट्राडिक्शन का था, जो कि यहीं खत्म होता है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ में। आज के लिए धन्यवाद। अगर आपको मेरी क्लासेस अच्छी लगे तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।